व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं हमेशा अपने ट्वीट्स के जरिए फ्रंट लाइन कामरान पर। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के 2 सहाफ़ी जिनका ताल्लुक कराची से था, कराची में गन डाउन हुए। और पाकिस्तान के मुतल्लिक ये इतनी ताज्जुब भरी बात नहीं है, क्योंकि न्यूज़ वीक से लेकर जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं जो सर्वे करते हैं पाकिस्तान में सहाफ़ती स्टैंडर्ड्स के ऊपर, वो ये लिख चुके हैं कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर द जर्नलिस्ट। जो लोग समझते हैं कि लोग यहाँ स्क्रीन पे बैठकर एंकर्स या सहाफ़ी जो रिपोर्टिंग करते हैं, अखबारों में लिखते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान है, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ना कोई लाइफ की प्रोटेक्शन है फ्रॉम द गवर्नमेंट और ना कोई इतना ख़ास इंश्योरेंसेस का इंतज़ाम होता है लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगियाँ खेल रहे होते हैं, ख़ासतौर पर फ्रंट पे जाकर। रिपोर्टर्स की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ और बाकी लोग भी जिनमें तमाम डोमेन शामिल हैं, ख्वाह वो सहाफ़ी हों, अखबारात के या एंकर्स हों टीवी के। स्टेट ऑब्वियसली कोलैप्स का शिकार है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और चौधरी निसार साहब जो हैं वो असले पर जायज़ पाबंदी में नहीं उठा रहे। और जायज़ पाबंदी से मुराद ये है कि हमने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को रुलते हुए देखा है जिनको जायज़ कंसर्न है, जिनको जेन्युइन खतरात हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, उनको भी असले का लाइसेंस इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि पिछली हुकूमतों ने बदमाशियाँ की, इल्लीगल असले दिए, और उसकी सज़ा जो है वो उन लोगों को भी दी जा रही है जिनके पास असले का लाइसेंस रखने का पूरा इस्तेकाक है। इस मुल्क में बदमाशों के पास, क्रिमिनल्स के पास तो असला है बगैर लाइसेंस के, लेकिन वज़ीर दाखिला जो है उनको ये बात समझाना बड़ा मुश्किल हुआ है कि जिन लोगों का यह हक है, ख्वाह वो बिजनेसमैन हो, ख्वाह वो जर्नलिस्ट हो, ख्वाह वो पॉलिटिशियंस हो, ख्वाह वो आम आवाम हो, जिनको खतरात हैं उनके लिए असले का लाइसेंस क्यों ना खोला जाए। आज ये सवाल एक दफ़ा फिर उभर के ज़्यादा सामने आया है जब पाकिस्तान में अगेन अगले लास्ट 24 घंटों में 2 जर्नलिस्ट जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बने। इस पर बात करेंगे सहाफ़ियों को लेकर, लेकिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के ताजिर भी जो हैं अब वो जनरल राहिल शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं। बड़ी अलार्मिंग बात है, कुछ ज़्यादा अच्छी बात नहीं है किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए कि जहाँ हुकूमत फेल हो जाए। और वो ताजिर जो आज पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे थे 0.3% इजाफी चेक के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गवर्नमेंट को लेके, वो ख़त लिख रहे हैं। हमारे सामने खत है, खत शेयर दिल सिपह सलार अफवाज पाकिस्तान जनरल राहिल शरीफ के नाम। और हुकूमत की नाकामी की से बड़ी और दलील क्या हो सकती है कि अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जो हैं उनको ये कहा जा रहा है कि वो इस मामले में भी आके जो है वो ताजिरों की मदद करें। इन तमाम मामलों में कराची ऑपरेशन किस हद तक अपने तमाम तर दावों के बावजूद जो है वो कायम व दायम है, इस पर बात करें। कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर, चारों वज़राए आला और आर्मी चीफ और DGI से शामिल होंगे। वो कल का इजलास कितना हंगामी हो सकता है अमन को लेकर, कराची के और फैसलों के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे व्यूअर्स एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हारून रशीद साहब आसम मौजूद हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, सलीम बुखारी साहब और मजहर अब्बास साहब। हारून रशीद साहब, कराची में ये पिछले 24 घंटे में 2 सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग कही जा रही है। एक तो इस पे बता दीजिए कि क्या इसकी बेस पर हम अभी ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह पीस नहीं ला सका? आप कराची से भी होके आए, क्या खबरें आपके पास कराची की? देखिए, गुजारे यह है कि ये वाकयात तो इस तरह के होते रहेंगे। जब 14 अगस्त का जश्न करीब आ गया और ये लगा टारगेट किलर्स को, जो भी हैं आप जानते हैं कि शहर पुरअमन हो गया है, तो उसके बाद फिर एक मुहिम शुरू की गई। ट्रैफिक कांस्टेबल कत्ल किए गए और लोग के, रशीद गोडेल का कत्ल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और जल्दी उसके मुलज़म पकड़ लिए जाएंगे, वहाँ तक पहुँच गए हैं। और वही लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप अंदाज़ा कर सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, वही लोग हैं इसके पीछे जो इस शहर का अमन तबाह करने के लिए हमेशा से दरपे हैं। तो जर्नलिस्टों का कत्ल भी इस सिलसिले की धमकियां, वो साफ टारगेट्स पे जाएंगे। टेररिज्म बड़ी हद तक खत्म हुआ। देखिए कितने रेंजर्स की क्या तादाद है, 30,000 शहर में पुलिस है जो कुछ नहीं करती, रेयरली उसमें अच्छे अफसर हैं। और 1,20,000 फौज है जो पुलिस है जो हर साल 10,000 की भर्ती किए जा रहे हैं, जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं देते, कोई काम नहीं करते। तो 11-12 हज़ार तो रेंजर्स वाले हैं जिनकी आपकी इत्तला क्लियर है कि ऊपर से लेकर नीचे तक दिन की तनख्वाहें पैरेलल अफसरों से कम है, अहलकारों से कम है। तो इससे पैनिक करने की जरूरत नहीं। इससे यह साबित नहीं होता कि ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ रहा। इससे यह साबित होता है कि अभी उनमें कुछ जान बाकी है और वो ये कार्रवाइयां करते रहेंगे। अभी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ऑपरेशन में 90% तो कमी हुई है, बत्ताखोरी में 70%। तो आप कराची से भी होके आए, आपको अमन जो है, अमन और अमा कंट्रोल में लगा कराची से भी आप जब आए? यानी मुकाबलतन तो बहुत बेहतर है। जब आप सड़क पे खड़े हुए आदमी को देखते हैं जो बस का इंतजार कर रहा है या घूम फिर रहा है या सौदा सल्फ खरीद रहा है,
तो आपको बॉडी लैंग्वेज में वाज़ेह फर्क नजर आता है। और अब ये जो मरहला है जिसमें कि माली जराइम पे काबू पाया जा रहा है, खबर ये है कि 17 फेक अकाउंट पकड़े गए हैं। अच्छा। मोहम्मद एहसन है, मारूफ किरदार हैं, चुनू मामू ने कहा जाता है, मुजीबुल्लाह सिद्दीकी हैं, बाबर चुगताई हैं, 3 ये आदमी पकड़े गए। 17 फेक अकाउंट हैं डॉलर्स के और पैसे के। एक NIB बैंक में है, एक सिल्क बैंक में है, एक UBL में है, डॉलर के अकाउंट भी हैं इसमें। और मेरा अंदाजा यह है, जो कुछ मैं गैदर कर सका, ये इसमें 30-40 अरब रुपए अंदाजन गया होगा। इसमें बैंकों का अमला पकड़ा गया है, उसमें मुलव्वस नहीं, आपके ख्याल में इसमें कुछ सियासी शख्सियात इन्वॉल्व है हारून साहब? ये है ही सियासी शख्सियात इन्वॉल्व। इतना पैसा कारोबारी लोग इस तरह क्यों भेजेंगे? देखिए, एक तो लांचों के जरिए पैसा जाता है। एक स्कैंडल का पता चला है कि PIA का स्टाफ जिस फ्लाइट पे जाता था, अब आप अंदाजा लगाइए कि 8 घंटे की फ्लाइट है, वहां पे भी वक्त लगता है दोबारा वापस आने में, उसी में वापस आता था। मैं आपसे कह रहा हूं कोई 30-40 अरब रुपया, ये रुपया किस चीज का था? जाहिर है बत्ताखोरी का हो सकता है, अगवा बराए तावान का हो सकता है, मोस्टली बत्ताखोरी का होगा। ठीक है, तो ये कोशिश तो की जा रही है, उसमें भी कुछ इंकशाफात कुछ सामने हैं, कुछ और भी हैं उसके अलावा। डॉक्टर आसम के मामले में मसलन वो सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसकी बुनियाद का जिसका इफ्तिताह कायद-ए-आज़म ने किया था, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, वहां अपना दफ्तर बनाने की, उसे कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने की। वो तो खैर अब इन्वेस्टिगेशन में आ गए ना, वो तो अरेस्ट हुए में। बिल्कुल ठीक है। सलीम बुखारी साहब, ये जो 24 घंटे में 2 सहाफी टारगेट, 90 दिन का मुलजमों का रिमांड ले लिया गया है, केस इस्टेब्लिश हो गया है, UAE में रुपया पड़ा हुआ है, इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, ये उसके अलावा है जो बिल्कुल ठीक है, लंदन में जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इसका साइज कितना बड़ा था, कितने हजारों आदमी इसमें मुलव्वस थे, उनके माली मफादात इस वास्ते, कैसी ट्रेनिंग थी। अभी रिसेंटली कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनके नाम सामने आएंगे, जिन्हें 2005 में ट्रेनिंग दी गई, जब शहर में अमन था, इंडिया में जब शहर में अमन था, MQM इक़्तिदार में थी, उस वक्त जनरल मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त किस लिए इंडिया में ट्रेनिंग कर रहे थे? ठीक है जी, ये बड़ा अलार्मिंग बातें आपने बता दी हैं ऑब्वियसली। सलीम बुखारी साहब, 24 घंटों में 2 सहाफी टारगेट किलिंग आइसोलेटेड वाकये के तौर पे देखें, या हम कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है उसको हम कहें कि जी अभी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया? मेरे ख्याल से इसको आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते कामरान, लेकिन एक बात तय है कि ये जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है, जो अभी आवाज उठा रहे हैं, जिनकी आवाज अभी बहुत से कानों तक पहुंच रही है, यानी मीडिया वाइब्रेंट है, इसके हवाले से लोगों को पता चल रहा है क्या हो रहा है, इन आवाजों को खामोश करने के सिलसिले की ये एक कड़ी है, और ये जुड़ी हुई है कराची के अंदर होने वाले वाकयात जो हैं उनसे हर लिहाज से। मेरा जो इस वक्त रोना है वो ये है कि डैनियल पर्ल जैसा आदमी, जो पता नहीं यहाँ किस मिशन के ऊपर आया था, वो अगर मर्डर हो जाता है तो पूरी दुनिया जो है वो चिल्ला उठती है, चीख उठती है, पाकिस्तान के तमाम अदारे हरकत में आ जाते हैं, सहाफती तंजीमें बयान दे दे के थकती नहीं, गला नहीं सूखता उनका। लेकिन पाकिस्तान में जब लोग इसी तरह का काम करते हुए, यानी सहाफती यानी जिम्मेदारी निभाते हुए मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तो उनका कोई पूछने वाला नहीं है, सिवाय ताजियत के उससे आगे बात नहीं बढ़ती। आप देखिए ऐसे लोग यानी जान से गए हैं जिनके कातिलों का पता है, जिनके कातिलों के पीछे कौन सी तंजीमें, कौन सी जमातें, कौन से लोग हैं, उसका भी पता है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। फिर वो हम अजमत के गीत गाने लग जाते हैं अपनी अदलिया के। इतनी देर से वो वली बाबर का केस चल रहा है, मुझे बताओ क्या हुआ? तो इनके ऊपर तबर्रा करे आदमी। सर अब तो मिलिट्री कोर्ट्स बन गए। मेरे ख्याल से जो मैं आ रहा हूं उसी तरफ आप देखिएगा, कुछ ना कुछ होगा भी तभी। देखिए, गुजारिश ये है कि जो हमारे न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मालिकान को ओनरशिप लेनी चाहिए अपने बंदों की। सही बात। जब उनके साथ किसी किस्म की भी ज्यादती हो, और जो सहाफती तंजीमें हैं उनको इसे अपना मिशन बनाना चाहिए कि एक वाकया भी हो जाए तो वो चैन से ना बैठे। आप देख लीजिएगा, आपके सामने है, हम सारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, कि धड़ाधड़ लोग अपनी जान से जा रहे हैं और सिवाय ताजियत के उसके बाद बात आगे कहीं बढ़ती नहीं है। मेरे ख्याल से आज का डिलेमा भी यही है, और ये हमारी हुकूमत वक्त जो है, या हमारे जो अदारे हैं, कौमी अदारे हैं, उनके ऊपर लाजिम है वो ये कि जर्नलिस्टों के साथ होने वाली ज्यादती का खास तौर से इसलिए नोटिस ले कि वो पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, वो अपना मुफाद सर्व नहीं कर रहे हैं, तो उनके बारे में इतनी बगैर किसी प्रोटेक्शन के कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, और बगैर किसी इंश्योरेंस के, बगैर किसी प्रोटेक्शन के। फवाद चौधरी साहब, हारून रशीद साहब ने कहा कि जी वो टारगेट किलर्स जो है, जिनको हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, तो मैं भी किसी का नाम नहीं लूंगा,
वही है जो सहाफियों को टारगेट कर रहे हैं और जिन्होंने पहले भी किया है। अगर आप भी समझ रहे हैं बैनुल सतूर हारून रशीद साहब की बात, तो फिर इसका कहने का मतलब तो ये हुआ कि कराची में इतना बड़ा मैसिव ऑपरेशन हो रहा है, उसके बावजूद वो टारगेट किलर्स की कब्र नहीं टूट सकी जिन टारगेट किलर्स की बात की जा रही है इस वक्त, वो भी मार रहे हैं। 70% जो है वो ट्रिब्यून ने आज रिपोर्ट किया है कि 70% जो है वो टेररिज्म के वाकयात तो कम हुए हैं। लिहाजा ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो ऑपरेशन है वो नाकाम है या उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये बात भी सही है कि जो किसी ना किसी हद तक जो अथॉरिटीज क्लेम कर रही हैं कि कराची में जो है वो बिल्कुल अमन बहाल हो गया और मामला ठीक हो गए हैं, इन दोनों वाकयात ने उन जो एजेंसीज के क्लेम है उनको डेफिनेटली एक झटका दिया है। और खुसूसन जब हम ये देखते हैं कि पहला वाकया तो बहादुराबाद में ही हुआ, उसी मुकाम के ऊपर जहां पे गोडेल साहब को जो है वो निशाना बनाया गया था, ये भी वहीं पर हुआ, और काफी जो डांडे हैं वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते लग रहे हैं। यूं ही लग रहा है कि जिस तरह से उनको किया गया था उसी तरह से जियो के कल जो सहाफी जो शहीद वहां पे टेक्निकल इंजीनियर जो है वो वहां पे शहीद हुए, जाफरी साहब, और आज जो है वो आफ्ताब आलम साहब जो है वो उनको जो है वो शहीद किया गया। अब मामला ये है कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है। देखें, एक तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, एक लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। जो फौज है या रेंजर्स है वो तो जो कुछ कर सकती है फ्रैंकली वो कर ही रही है, यही कुछ कर सकती है। उन्होंने 10-11 हजार आदमी गिरफ्तार कर लिया है, 400-500 आदमी पुलिस मुकाबलों में इधर मर गया है, 200-300 रेंजर से मुकाबलों में मर गया है। अब मुझे आप बताएं कि जो मुस्तकिल अमन के लिए तो जो पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए, जो आपको थानों को बेहतर करना है, जो आपको इलाकों की सिक्योरिटी बेहतर करनी है, वो तो फिर आर्मी चीफ तो नहीं वो कर सकते, ना ही वो डीजी रेंजर्स कर सकते वो हैं, कौन ना ही करेगा वो भाई? कोर कमांडर कर सकते हैं। कायम अली शाह साहब भी नहीं वो कर तो सकते ना, नहीं कर सकते। देखें ना, कायम अली शाह साहब नहीं करनी है ना, पुलिस रिफॉर्म्स तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने करनी है, फौज ने तो नहीं करनी। या तो फिर आप कहें कि फौज नहीं संभाल ले, सर आपके सामने ये 7 साल हो गए वो लगाए, नहीं कर सके ना, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कर सके, वरना रेंजर्स क्यों होती वहां? यही ये तो देखें ना, ये तो डायलमा है ना। रेंजर्स तो वहां 20 साल से खैर बैठी हुई है, लेकिन डायलमा ये आ रहा है कि आपने एक जो कह लें कि आर्जी जो अमन भी बहाल कर लिया, अपने माफियाज भी कमर भी तोड़ दी, लेकिन वैक्यूम कौन फिल करेगा? अब वैक्यूम फिल करने के लिए जो सिंध गवर्नमेंट है, कायम अली शाह साहब हैं, वो तो तैयार नहीं है। उनके आईजी साहब जो हैं वो नैब का केस भुगत रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो खुद बेल के ऊपर है। आप अंदाजा लगा लें कि 3 डीआईजीज, आईजी, चीफ सेक्रेटरी जिस सूबे का प्री रेस्ट बेल के ऊपर हो और खुद करप्शन की इंक्वायरीज भुगत रहा हो, वो सूबा कैसे चल रहा है? उनके आधे वुजरा जो हैं वो नैब को मतलूब हैं या एफआईए को मतलूब हैं। उनके जो अपने महलात हैं वो आपके सबके हमारे सामने हैं कि उनको बताया जाता है, वो भूल जाते हैं, फिर बाद में वो दुबई में जाके झड़कें खाते हैं, फिर आ जाते हैं। कराची का दारुल खिलाफा लिटरली हमने कराची से उठा के दुबई में शिफ्ट कर दिया है। तमाम वुजरा की मीटिंग्स दुबई में हो रही हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब वहां से हदायत लेते हैं। तो ये जो इस वक्त सूबे की जो सियासी कोलैप्स हो चुका है, पॉलिटिकल कोलैप्स हो चुका है सूबा सिंध का, और ये जो मैयर जो जिस तरह से वहां पे चल रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप गवर्नर रूल लगाए बगैर या सिंध हुकूमत को एक सियासी तब्दीली का झटका दिए बगैर, या तो फिर बिलावल साहब मामला ठीक है फवाद साहब, लेकिन आपको पता है गवर्नर रूल तो बहुत मुश्किल है ना, पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी किस तरह उसको इंडोर्स करेगी। लेकिन मैं जाता हूं हारून रशीद साहब, नहीं, गवर्नर रूल के लिए आपने जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने उसको करना है, वो उसमें पीपल्स पार्टी का तो कोई मामला नहीं, लेकिन उसको तो नहीं ना, वो तो असेंबली का भी चाहिए ना कंसेंट। नहीं, वो 245 का चाहिए ना, वो तो सिंध असेंबली में 245 के लिए तो उनका कॉन्सेंट नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे मैं जो पॉइंट मेरा ये था कि या तो बिलावल साहब खुद कोई हरकत करें और सिंध गवर्नमेंट को पॉलिटिकल तहरीक दें कि खुदा का वास्ता है आप लोग हिले। अगर वो नहीं हिलते तो फिर वफाकी हुकूमत को हिलना पड़ेगा। हारून रशीद साहब, प्रॉब्लम किधर है? मुतहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली एग्री नहीं करते कराची ऑपरेशन के साथ, उनके अपने अपने रिजर्वेशन है। कल अब जब नेशनल एक्शन प्लान कमेटी का इजलास होगा प्राइम मिनिस्टर की सदारत में, चारों वुज़रा आला होंगे, उसमें कायम अली शाह साहब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अपना अपसेटनेस शो तो करेंगे आर्मी चीफ के सामने और प्राइम मिनिस्टर के सामने। प्रॉब्लम का हल किधर है परमानेंट? हारून साहब देखिए, वो तो ये केस पेश कर रहे हैं ना जिसका मीडिया जवाब नहीं दे रहा, जिसका और जिसका नून लीग भी जवाब नहीं दे रही। इवन मिलिट्री लीडरशिप ने भी उसका उस तरह से जवाब नहीं दिया कि जी करप्शन सिर्फ क्या कराची में है और सिंध में या बाकी सूबों में नहीं है। ओ भाई, कराची में हर रोज 8 से 10 आदमी टारगेट किलिंग में मर जाते थे। कराची में सरकारी जायदादों पर कब्जा किया जा रहा था, वो बांटी जा रही थी, भत्ता वसूल किया जा रहा था और वो बैरून मुल्क जा रहा था।
हर साल तकरीबन $2 बिलियन कम से कम ऑन रिकॉर्ड जो है वो दुबई में जायदादें खरीदी जा रही थी। तो लंदन में ये मैंने आपको भी बताया 17 फेक अकाउंट हैं, मेरा अंदाजा 30-40 अरब रुपए का है, इससे इवन ज्यादा भी हो सकता है। तो ये तो नहीं हो रहा था सिंध में जो कुछ हो रहा था, जैसे फाद साहब ने अभी बताया कि सरकारी शख्सियात जमानत पे हैं, वज़रा जमानत पे हैं, IG जमानत पे है, चीफ सेक्रेटरी जमानत पे है। तो ये पूरी एक क्रिमिनल इकोनॉमी थी ना, जिससे बहुत से लोग फायदा उठा रहे थे 270 रुपए की। एपेक्स कमेटी को बुनियादी फैसले करने होंगे। देखिए टारगेट किलर्स लंदन में वो कौन आदमी बैठा है जिसके कहने पर हरकत में आते हैं, या इंडिया के कहने पर हरकत में आते होंगे? कोलैबोरेशन तो है उनकी। तालिबान की तो कमर तोड़ दी गई, फिरका परस्तों की भी तोड़ दी गई, लैरी गैंग्स भी खामोश हो गए और लैरी की गलियों में लोग घूमते फिरते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो कर गुजरते हैं, और उसमें बड़े मुजरमों पे हाथ डाला जाता है, कोई लिहाज नहीं किया जाता। वो कहा भी है नवाज शरीफ ने कल कि ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। या ये जो उनकी पार्लिमानी सिंध की कमेटी का इजलास हुआ, जो बाकायदा इजलास था, ये MNA MPA थे उनके बल्दियाती इलेक्शन के लिए, ये बात आगे बढ़ रही है। लेकिन कोई कातलों का गिरोह, एक मुनज्जम गिरोह, एक माफिया जो 20-25 साल डेवलप होता रहा हो, और जिसमें शहर की ऐसी सूरत हाल हो गई हो कि फिर कब्जा ग्रुप, मनशियात वाले, स्मगलर, वो सब इसमें आसानी महसूस करते हैं, उनके लिए फिदा मुबारक हो। इसका खत्म होना एक आध दिन की बात नहीं होती। इस तरह की जंगें यूं ही लड़ी जाती हैं। इटली में इसी तरह लड़ी गई थी, श्रीलंका में इसी तरह लड़ी गई, हालांकि उसकी ये डायमेंशन नहीं थी भत्ता वगैरह लेने की बड़े शहरों में। तो ये कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। ये बहुत एक अहम पॉइंट फाद साहब ने उठाया। बिलावल भुट्टो से पूछा जाए, पूरा मीडिया पूछे, आप सियासी तौर पे जिंदा रहना चाहते हैं या नहीं? आप कहते तो हैं करप्शन टॉलरेट नहीं की जाएगी पार्टी में ना हुकूमत में, मगर आपने उसके लिए इक़दाम क्या किए हैं? राइट, बड़ा वैलिड पॉइंट है जी। बिलावल भुट्टो से कौन पूछे, ऑब्वियसली इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पूछा सकता है, लेकिन सलीम बुखारी साहब एक और बड़ा वैलिड पॉइंट सामने आया कि परमानेंट बेसिस पे क्या सोल्यूशन है। सर रेंजर्स आज है, ठीक है, अभी लियारी की गलियां पुरसुकून हो गई, कराची में अमन लौट चुका है 70%, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। बाद में तो MQM, पीपल्स पार्टी, PTI, यही पॉलिटिकल पार्टीज है ना, नून लीग वगैरह, इन्होंने इस शहर को, इस सूबे को चलाना है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन तो बादल नजर में नजर नहीं आ रहा। रेंजर्स तो कोई इलाज नहीं है परमानेंट के, रेंजर्स के हवाले कर दिया जाए कराची फॉर एवर पीस के लिए। देखिए जैसा फवाद चौधरी साहब ने कहा कि टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है सिंध में, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में। और जहां तक बिलावल भुट्टो का जरदारी का ताल्लुक है, आप यकीन रखिए जिसके वालिद साहब खुद कहते हो कि वो सियासत में इमैच्योर हैं, और उसके बाद मैं आपको एक आखिरी हरफ कहने जा रहा हूं कि जब तक जरदारी साहब हयात हैं, बिलावल साहब के पास पार्टी के फैसलों का हतमी इख्तियार नहीं आएगा। इसके बारे में कोई इबहाम अगर किसी के जहन में है तो वो ये खत्म कर दे। वो सिर्फ नाम के चेयरमैन हैं, फैसले आज भी आसिफ जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल तालपुर कर रही हैं। अभी जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है उसके फैसले करने के लिए भी फरियाल तालपुर शायद लाहौर या आ गई हैं या कल पहुंच जाएंगी। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बिलावल बेचारे को माफ कर दीजिए खुदा के लिए, उसके बस में कुछ नहीं है, ना उसके पास कोई इख्तियार है, वो एक फसाड के तौर पे रखा हुआ है। अब्बा हुजूर ने जिस दिन उनका दिल चाहेगा वो फसाड भी वो हटा देंगे और पता चलेगा मौसूफ नाराज होकर जाके लंदन बैठ गए हैं। तो कराची में पॉलिटिकल सोल्यूशन तो इस वक्त नहीं है। रह गई बात यह कि रेंजर आज हैं कल नहीं है। देखिए रेंजर को किराए के कातिल नहीं है जो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। रेंजर एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है जिसके रोल में लिखा हुआ है ये कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो जाए, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक सर्टेन हद से आगे निकल जाए तो उन्हें रोल प्ले करना है। इसके बाद एक और ऑप्शन है, फौज आती है और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आती है। तो मैं इस लिहाज से तो मायूस नहीं हूं कि जो कुछ वहां हो गया है, वो जो कुछ अचीव हो गया है वो तो अपनी जगह वो ठीक है। रोना इसका जरूर रोना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ, वो ये है कि कुछ ऐसे ग्रोह हैं जिनको हाथ पड़ने वाला है। मुश्किल ये है कि जब उन्हें हाथ पड़ता है तो चीखें निकलती हैं, कभी लंदन से, कभी कराची से, कभी इस्लामाबाद से, कभी BI खान से। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बिल्कुल। मुश्किल ये है कि जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि अब यही वो चंद आवाजें रह गई हैं जिसके जरिए अवाम को ये पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, किसने कितना नुकसान किया है, कौन मुल्क का दुश्मन है। ये आवाजें खामोश करने के लिए इस तरह के वाकयात, लेकिन कुछ आवाजें और भी उठ रही हैं। थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करना होगा। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, कुछ हमारे आवाजें और पीछे अगर अदारों के मुझे इजाजत दीजिए जरूर
जी हारून साहब, आपने कुछ ऐड करना है, मैंने ब्रेक लेनी फिर। जी हारून साहब, देखिए, कहा यह जाता है वेयर देयर इज विल देयर इज वे। उसूल ये है, जब आप करना चाहते इतना कुछ आपने कर लिया ना, इसके लिए कानून साजी करनी पड़े मरकज में तो कानून साजी की जाए। किस तरह की? कायम अली शाह को और जरदारी साहब को बता दिया जाए कि आप ये जो पैसिव रेजिस्टेंस कर रहे हैं, और एमक्यूएम को भी बस इसकी हद है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप माकूल रवैया इख्तियार करते हैं तो ठीक है, वरना फेडरल पुलिस बनाई जा सकती है कराची के लिए। यही रेंजर्स, यही फौज, यही क्यादत जो है, ये नई पुलिस 10-15 अगर 11-12 हजार रेंजर्स इतना काम कर सकते हैं तो इतनी बड़ी हर साल 10,000 हारून साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं। आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक जो जमहूरी इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होगी सूबा सिंध की, उसको मॉनिटर कर रही होगी एक फेडरल पुलिस जिसमें रेंजर्स वगैरह शामिल होंगे? मतलब नहीं, वो मॉनिटरिंग नहीं कर रही है। देखिए, चेन्नई में ये तजुर्बा हो चुका है इंडिया में, एक अलग पुलिस फोर्स बनाई गई, वो नहायत कामयाब है। वहां भी ये गुंडागर्दी वगैरह के मसाइल थे। बिजनेसमैन उसके साथ इस कदर कोऑपरेट करते हैं कि उन्हें गाड़ियां खरीद के देते हैं, इक्विपमेंट खरीद के देते हैं। जब जरूरत इंडिपेंडेंट पुलिस में, ये नहीं कह रहा कि वो मरकज के इख्तियार ही में हो लाजमन, इंडिपेंडेंट पुलिस अगर रूल्स ऐसे हों कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती है, मेरिट पे लोग सिलेक्ट किए गए, 2001 का जो पुलिस ऑर्डर है उसको मलूज रखें सर। लेकिन सवाल ये है कि कराची की पुलिस कमेटी का हारून रशीद साहब इंचार्ज कौन है कराची में? हारून रशीद साहब कोई आदमी नहीं है। कभी जमील यूसुफ थे और 150-200 टेररिस्ट उन्होंने गिरफ्तार करवाए थे। अब ये अदारे मुतहर्रिक कर रहे होंगे। अब मीडिया का बड़ा रोल वाइटल हो गया है कि भाई अब नाम लिए जाएं लोगों के कि ये है जिम्मेदार। सर, मीडिया को इंसानों को उस पे आते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके बजाय आप ये क्यों सजेस्ट करते हैं कि सिंध की पुलिस को मेरिट पे लाया जाए? लेकिन इसमें बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर तो कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल, एक और बड़ी, वो ये रास्ता नहीं निकलता, हमेशा दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। अलार्मिंग खबर पे छोड़ के जा रहा हूं आप तमाम पैनलिस्ट को कि ताजिर जो है व्यूज अब वो सिपह सलार की तरफ देख रहे हैं अपने मुतालबात मनवाने के लिए। किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए जो है ये शर्मिंदगी की बाइस है कि जब अफवाज के सरबरा को जो है वो खत लिखा जाए और कहा जाए कि उनके हकूक जो उनका डिफेंस जो है वो करें। इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा फेलियर है वो गवर्नमेंट, खासतौर पर जो ताजरों का वोट लेकर कहलाई जाती है कि आई है, कितना बड़ा फेलियर हो सकता है उस गवर्नमेंट के लिए कि उसी के ताजर ना उसके खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं, बल्कि खत लिख लिख के जो है वो अफवाज पाकिस्तान के सरबरा को कह रहे हैं कि जी आप हमारे मामला को तय करें। इससे पहले भी राहिल शरीफ साहब जो है वो सानिया मॉल टाउन की FIR में बड़ा अहम रोल अदा कर चुके हैं। ये तमाम बातें पाकिस्तान के हवाले से करेंगे इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। जी फवाद चौधरी साहब, ये ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का लेटर मेरे सामने आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब को उन्होंने लिखा है। उसमें से 2 लाइनें आपको पढ़ के सुना दूं और व्यूअर्स के लिए। वो कहते हैं, ताजर कहते हैं, जनरल साहब इस मुल्क का एक अहम इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वैसे तो 25 साल से मसरूफ़ कार है, लेकिन मुकाम में अफसोस है उसकी कारकर्दगी 0 है। उसके बाद उसके अफसरों की जो नाअहलियत की बात की गई है, ये भी कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार वैसे काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने इस मसले पर खास तवज्जो नहीं दी। कितना बड़ा ये हुकूमत नाअहल है या आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब बहुत ही अच्छे मुंतजिम है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लीडर है कि लोग अब उनकी तरफ ही देख रहे हैं हर चीज़ के लिए, ताजिर से लेके? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनिशिएटिव जो है वो आर्मी के पास है और जो इसलिए तमाम लोग मैं देख रहा हूँ अपीलें भी आर्मी चीफ के नाम आ रही हैं। डिस्करेज करना चाहिए, बिल्कुल कोई तरीका ही नहीं है ये जो इन्होंने किया, और हड़ताल भी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बेतुकी बात है कि आपने टैक्स के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन ही हमारी ना करें, ये तो बिल्कुल ही एक बेकार बात है। वो हुकूमत कह रही है कि आप 0.03% बैंक के साथ जब आप लेन देन करेंगे तो आप टैक्स अदा करें। अगर आपकी रिटर्न नहीं है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न सालाना जमा कराते हैं तो आप अपना टैक्स जो है वो उसमें एडजस्ट कर लेंगे, यानी 0 जो है वो आपका टैक्स है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमने अपनी एडजस्टमेंट भी नहीं करानी, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है पहली तो उनका क्लेम बिल्कुल गलत है। दूसरा ये जो हर मामले में हमने आर्मी चीफ को लाने का फैसला कर लिया है, ये मॉडर्न मुल्क इस तरह से नहीं चला करते। ये बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत की इनिशिएटिव। तो आपके नजदीक मेरे तरफ फास्ट आगे जा रहा है फवाद साहब, आपके नजदीक ये इनका एटीट्यूड गलत है ताजरों का, लेकिन हारून रशीद साहब आपका इस पे क्या टेक होगा सर? और ये बताइए कि टैक्स किस चीज का दिया जाए? ना जानो माल की हिफाजत है हुकूमत दे रही है, ना सड़कें इस हुकूमत के दौर में सही है। ये बात नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट फिर आप ना अगर कोई गवर्नमेंट ठीक फंक्शन नहीं कर रही तो इसका इलाज ये है कि उस गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए कि वो ठीक फंक्शन करे। उसका इलाज नहीं है कि आप टैक्स देने से इनकार कर दें। अगर किसी फौज का मेयार अच्छा नहीं है तो फौज अबंडन नहीं की जा सकती, उसको ठीक किया जाएगा। बात यह है कि टैक्स है किसके लिए? उस आदमी के लिए जो टैक्स नहीं देता।
लतीफे की बात ये मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मैं दे रहा हूं ये 0.3%, हालांकि मैं पूरा टैक्स देता हूं। अब मैंने गलती किया कि अपना टैक्स नंबर नहीं दिया, तो मुझे देना चाहिए ना, कसूर मेरा है। अगर मैं ट्रैफिक का रूल वायलेट करता हूं, मुझे जुर्माना हो रहा है तो देना चाहिए, पर रोना तो नहीं चाहिए। ये जो ताजर हैं ये आदी हैं इस बात के, ये टैक्स नहीं देंगे, ये पॉलिटिकल पार्टियों को, हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं। कोई आर्मी चीफ की तरफ से इनको जवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल मैं एब्सोल्युटली क्लियर हूं, इनको डिस्करेज किया जाए। ये हड़ताल करना चाहें तो इनसे कहा जाए कि आप लामहदूद मुद्दत की हड़ताल करें, मदद करें। आप बैंकों में पैसे नहीं जमा कराना चाहें ना करें। अब ये इस तरह के मैसेज भेज रहे हैं कि हम तिजोरियां रखेंगे और ये करेंगे और पैरल एक मालियाती निजाम बनाएंगे। ये कोई बात है? मुल्क बगैर टैक्स के चलता है, बिजली चोरी करते हैं, ये टैक्स ये नहीं देते। अफगान ट्रेड का रास्ता इन्होंने निकाला, 2 नंबर की चीजें बेचती हैं बहुत सारे इनमें से। इसके ये क्या मजाक है? 6,000 अरब मिनिमम जमा होना चाहिए, 25 अरब जमा होता है, 35 अरब लोग खा लेते हैं। आधी ब्लैक इकोनॉमी हो गई है। डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। सेल्स टैक्स पे भी इसी तरह की रेजिस्टेंस थी। उस वक्त मीडिया ने और माशरे ने रियलाइज नहीं किया कि इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, इस तरह की मज़ाहमत को। बिल्कुल इसमें हुकूमत का साथ देना चाहिए। टैक्स जमा करना कौन सी बुरी बात है? एफबीआर का इसमें क्या कसूर है? एफबीआर की अपनी खामी है, वो अपनी जगह, बिल्कुल ठीक है, वो दूर की जानी चाहिए, लेकिन टैक्स वसूल किया जाना चाहिए। दूसरा रुख भी है सलीम बुखारी साहब, जब लोग देखते हैं, पाकिस्तान में ताजरों की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल भी जब लोग देखते हैं कि यहाँ की जो हुकूमतें हैं उनके वुज़रा मनी लॉन्ड्रिंग को क्लेम करते फिरते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने कराई, जब आप अभी खुद बता रहे कराची में लॉन्चों के जरिए हुक्मरान पैसे बाहर भेज रहे हैं, इलीगल बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं, तो जब मॉडल आइकॉन जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो तो करप्ट हुए हैं, तो जो टैक्स देने वाले वो किस तरह इतनी खुशी से और दयानतदारी से टैक्स अदा करें ऐसी हुकूमतों को जो लॉन्चों में पैसे भेजते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इलीगल पैसा कर्जे माफ कराते हैं, वर्स्ट फॉर्म ऑफ करप्शन। जी सलीम बुखारी साहब। ये हारून रशीद साहब ने बड़ी जबरदस्त जो है वो बात की है। देखिए बात यह है कि आप जब क्रिटिसिज्म करेंगे, आप टैक्स स्पेंडिंग के ऊपर मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। टैक्स स्पेंडिंग बेहतर होनी चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि पंजाब में जिस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाए गए, करोड़ जो है वो तकरीबन केपी के खर्च कर चुका है पिछले 10 सालों में, मैं आपको बता रहा हूं। और इसी तरह से जो बलोचिस्तान है वो भी तकरीबन 2000 करोड़ खर्च कर चुका है, जिसकी आबादी तकरीबन 65 लाख है। बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूं, टैक्स स्पेंडिंग बेहतर होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप टैक्स रोक दे देना और टैक्स की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, ये तो मुल्क नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है वो भी तो करप्ट ना हो सर, वो भी तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व ना हो। करप्शन पूरी दुनिया में है। अच्छा, मैं बुखारी साहब की बात जा रहा हूं। इंडिया की करप्शन जो है, इंडिया की करप्शन, पाकिस्तान की करप्शन, पाकिस्तान अशर भी नहीं है सर, लेकिन इंडिया की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान बुखारी साहब रिस्पॉन्ड कर दिया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। टैक्स कलेक्शन में बहुत आपका मौक़िफ़ है, बिल्कुल रोल मॉडल होते हैं ना सर, जो लोग कलेक्ट कर रहे थे वो रोल मॉडल होते हैं। आपके रोल मॉडल तो देखें। रोल मॉडल कोई नहीं यार, बुखारी साहब रिस्पॉन्ड कर दे रहा हूं उनकी आवाज यार। जी बुखारी साहब। यार कामरान, बात यह है जनाब कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो डिसअपॉइंटेड है। उनका ख्याल ये था कि एक बिजनेसमैन प्राइम मिनिस्टर आ गया है, अब हमारी तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में होगा, लेकिन हुआ उलट है। उनकी तवक्कात चूंकि पूरी नहीं हुई है, लिहाजा उनका खत लिखना आर्मी चीफ को वो 2 वजह से गलत है और 1 वजह से बिल्कुल सही है। अच्छा, 2 वजूहात तो मेरे साथियों ने बयान कर दी है, लेकिन 1 वजह और है। देखिए, अगर तो भारत की तरफ से बयानात का सिलसिला आ रहा हो, उसका जवाब हमारी हुकूमत को देना चाहिए, मगर जवाब देता कौन? आर्मी चीफ। आर्मी चीफ, बिल्कुल। अगर सऊदी अरब फौज भेजनी है, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है हमारे तमाम रिसोर्सेज, हमारी पूरी दफाई कुव्वत आपके डिस्पोजल पर है। आर्मी चीफ कहता है पॉलिसी देनी हो तो आर्मी चीफ देता है फौज। बिल्कुल। जब डिलीवरी के हवाले से हर जगह आर्मी चीफ सामने नजर आएगा तो अवाम बेचारे क्या करेंगे? वो उसी को खत लिखेंगे ना। आप देखिए, अगर ब्रॉडर वे में आप जाएं, अमेरिका के साथ डीलिंग कौन कर रहा है? आर्मी चीफ। बरतानिया में यूनिफॉर्म के बंदे को 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे रिसीव किया जाता है, पहली दफा हुआ तारीख में, आर्मी चीफ। जो रूस के साथ ताल्लुकात को करीब लाने में और पहली दफा पाकिस्तान की और रूस की जंगी मशकें होने में रोल कौन अदा करता है? आर्मी चीफ। काबुल कौन जाता है?
वहां अपने साथ DGI को लेके कौन जाता है? अरे बाबा, हुकूमत नजर आएगी तो लोग उसको खत लिखेंगे ना। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। बुरी लग रही होगी यकीनी तौर पे, हमें नहीं ये कहना चाहिए कि फैक्ट है, आर्मी को बुरी support लगे करना अच्छी चाहिए, लगे ये जनाब, मैं ये नहीं फैक्ट कह रहा। है, फैक्ट ऑफ द लाइफ है पाकिस्तान में। बट फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड आर के लोग ये समझ रहे हैं सियासत कर कि रहे ये हैं, बंदा वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो चला ही नहीं रहे। सर फाइनेंस मिनिस्टर ने तो खुद मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेप्ट की लेकिन थी यार, वो बिल्कुल आप कुछ ठीक मुंह कह से रहे हैं। टैक्स लगा सकते चूंकि हैं, मैं तो वो ये पूछ deliver रहा हूं नहीं आपसे। कर रहे हैं। वो अपने ओहदे पे किसा रह सकते हैं? आप अजीब बात कर रहे हैं। टैक्स वो ले जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसने खुद कभी कर्जा माफ ना कराया हो, जिसने खुद कभी मनी लॉन्ड्रिंग ना की हो। टैक्स ये गवर्नमेंट किस तरह ले सकती है? ये क्रिटिक्स सवाल करते हैं। मैं ताजरों की बात नहीं कर रहा, मैं तो हर आम पाकिस्तानी को सवाल करना चाहिए। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे? कोई नई गाड़ी बाहर निकलती है 4 महीने बाद खटारा बन जाती है? क्या सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या आप क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या दे रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को? सरकारी हॉस्पिटल के आप जरा जाके हालात ये देखें। टैक्स पेंडिंग आज है ना जिसमें टैक्स कामरान, सर ये इसकी टैक्स बात नहीं कर पेंडिंग रहा है सर, जिसको इस बेहतर पे आप करने 3 की अरब भेज जरूरत दें, है। 0.3% लेकिन ये मुल्क भाईजान। सिर्फ जो है ना मैं 4 income tax की वजीरों बात कर रहा हूं, आप 4 wider level की वजीरों बात का करें। और 4 जज का फवाद नाम नहीं साहब, है ना। चेक को आप मुल्क एक इसको बहुत छोड़ बड़ी दें। चीज है, 18 करोड़ लोगों का मुल्क 0.3% है। को छोड़ देना आपने आप एक मिनट के इंस्टीट्यूशन लिए। चलाने हैं, बनाने हैं, ये नहीं हो सकता। वो नहीं आप हो तो मुझे नहीं सकता, इजाजत लेकिन देंगे फिर कामरान लोग साहब? टैक्स चोरी करेंगे ना सर। मैं ये कह रहा हूं आपसे, वो कभी आप विलिंगली मुझे ऐसे इजाजत खुद को देंगे नहीं देंगे कामरान टैक्स। साहब? जी हारून साहब, बुखारी साहब जी। कामरान साहब देखिए होता क्या है, जब एक पूरा तबका टैक्स नहीं देता, यानी कोई 70% टैक्स तो 65% तक कलेक्ट ही नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि ये रुपया तो खर्च होते रहना है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, सरकारी मुलाजमों को तनख्वाहें मामूल की वो भी मिलनी है, फौजी अखराजात भी होने हैं, हर काम तो होता रहेगा, पैसा खर्च होने से नहीं रुकेगा। उसका नतीजा क्या होगा? नोट छापे जाएंगे या कर्जे लिए जाएंगे, फिर मैं और आप इसकी वैल्यू पैसे की गिरती जाएगी और हम ज्यादा टैक्स अदा करेंगे। डायरेक्ट एक मजदूर जो सारा दिन पसीना बहा के 250 रुपए उसने मजदूरी ली है, वो जो चीनी खरीदेगा उस पर अगर 10 रुपए टैक्स देता है तो फिर 12, फिर 15, फिर 20, फिर 25, वो 30 देगा। इसीलिए 60-65 रुपए चीनी है ना, सारी दुनिया में 30 रुपए है। फिर वो साबुन खरीदेगा उस पर ज्यादा टैक्स देगा, चाय की पत्ती खरीदेगा, आटा खरीदेगा उस पर ज्यादा टैक्स देगा। तो बोझ तो फिर हम पे पड़ेगा ना, मुझ पे और आप पे और बुखारी साहब पे और फाद साहब पे फिर मजीद टैक्स का बोझ पड़ेगा। हम ज्यादा टैक्स देंगे, ज्यादा महंगी चीजें खरीदेंगे। उसका एक ही हाल है कि टैक्स वसूल किया जाए। जिस बात पे आप जोर दे रहे हैं उस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है कि हुकूमत पैसे खाती है, बड़े लोग टैक्स नहीं देते। वजीर आजम साहब का सरमाया मुल्क से बाहर पड़ा हुआ, अल्लाह की शान, ये दुनिया का वाहिद वजीर आजम है जिसने जो कुछ कमाया भी हुकूमत के बल पे, पैसा ही बाहर रखा हुआ है, साहबजादों को साथ लेके जाता है। वो जो मशकूक चीनी कंपनियों से देखे ना वो किस्सा जो कामरान खान ने कल और परसों बयान किया है नंदीपुर का, तो ये पैसा किसने लिया है? किसी ने, इनके आदमियों ने लिया है, इन्होंने खुद लिया, इनके आदमियों ने लिया। मैं एक सवाल, बिल्कुल ठीक सर, ये आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। टैक्स पेंडिंग पे आपकी राय से इख्तलाफ किसी को नहीं है, बिल्कुल ठीक है पूरे सर। मुल्क में बुखारी साहब से टैक्स वसूल करना होगा और स्पेंडिंग भी ठीक करनी बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब एक बात बताइए, पाकिस्तान में तो खैर निजाम अजीब गरीब है, ये भी एक टैक्स है ना जो आप सलीम बुखारी साहब, ये जो आप 50-55 रुपए आपकी बिजली के बिल में लग के आता है पीटीवी का, ये जो आप 50-55 रुपए टैक्स देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो आपकी उमंगों का तर्जमान है जो आपसे 55 रुपए टैक्स ले रहा है? क्या वहां पे चलने वाला कंटेंट जो है वो सरकारी प्रोपेगेंडा है, सरकारी भोंपुइज्म है, या वो वाकई पाकिस्तान के लोगों का तर्जुमान है? वहां पे न्यूज उससे ही रिपोर्ट होती है, इससे रिपोर्ट होने का हक है, और उसके 55 रुपए आप और मैं क्यों दे रहे हैं? सवाल ये, अगर तो है फिर तो कोई सवाल ही करूंगा आपसे। कामरान यार पीटीवी वालों को तो शर्म पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। आप ये सवाल पूछते हुए मुझसे कुछ शर्म कर लो यार, खुदा के वास्ते। ठीक है। अगर ये सूरत हाल तब्दील न हुई तो इसकी पीटीवी की क्रेडिबिलिटी का हाल क्या होने जा रहा है ये आपको कोई अंदाजा नहीं है। जब तक वहां पर अपनी मर्जी के एमडीज बनाए जाते रहेंगे, जब तक वहां पर सियासी तौर पर अपॉइंटमेंट्स होती रहेंगी, इस मुल्क की इदारे का विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, उसका यही हाल रहेगा। मैं आपको बताऊं, बाहर आप कभी फीडबैक लेके देखें, वो ये कहते हैं कि ये हिज मास्टर्स वॉइस का चैनल जो चला रहे हैं और सुबह से शाम तक झूठ बोला जाता है वहां पर, साथ ये भी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी सूरत हाल में तो बुखारी साहब मेरी बात सुनिए ना सर, एक अर्ज सुनिए। तो मैंने पॉइंट ये बनाया है इसके ऊपर कि जिस तरह वो 55 रुपए हमसे लेके वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करे पाकिस्तान को, इस तरह हुकूमतें जो टैक्स ले रही है ना, वो सरकारी स्कूल के हालात आप देख लें क्या है, सरकारी अस्पताल जो हम पैसे दे रहे हैं, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, विदहोल्डिंग टैक्स की बात नहीं कर रहा,
वो भी उसी तरह जस्टिफाइड नहीं है। जिस तरह पीटीवी पे चलने वाला कंटेंट हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इस तरह हमसे लिए जाने वाला टैक्स जो है वो उन जगहों पर नहीं लग रहा जहां पर लगना चाहिए। हमसे पूछ के ये बसें नहीं बनाई जा रही, हमसे पूछ के ट्रेनें नहीं चलाई जा रही। कामरान साहब, मैं एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अगर आप इजाजत दें। एक छोटा सा ये जो जवाब अगर मैं दे फौज दूं। कराची में ऑपरेशन देखिए, कर रही है, ये टेररिज्म वजीरिस्तान में खत्म हो रहा है, जी। ये जो बलूचिस्तान में बेहतरी आई है, ये जिस फौज ने की है, ये आपके टैक्स के पैसे से चलती है। ये ठीक है, हम फिर दोहराते हैं कि टैक्स का बहुत सा पैसा जाया होता है, लूट लिया जाता है, करप्शन में जाता है, लेकिन स्टेट फंक्शन तो तभी करेगी ना अगर आप उसके पास पैसा होगा। नहीं होगा तो खर्च तो होता रहेगा, फिर नोट छपते रहेंगे और कर्जे लिए जाते रहेंगे। बहरहाल जनाब, ऐसी हुकूमतों की कोई चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, कहते हैं हुक्मरान भी जैसे हैं, वैसे ही वो लोग मतलब वो खैरात खुद हैं, देते हैं, इनके टैक्स हाथ नहीं में देते। मदद ही नहीं है। आपकी बात से नहीं हम डिसएग्री कर रहे, अलबत्ता हल के बारे में हम कहते हैं कि हल ये नहीं है। ठीक है सर, हल ये नहीं है तो फिर ऊपर से हल चेंज कर देना, देखिए हुकूमतों को चेंज कर दें फिर। मैं आपको एक अर्ज करूं कामरान, मेरी बात जाहिर है, सुनिए। हुकूमतों पे दबाव रखना जब चाहिए तक हम और मुल्क नबा के है तो चेंज अवाम भी का करना चाहिए। सोचने ठीक की बात है। बजाय जी, जब तक हमारी लीडरशिप और हमारे वजीर खजाना साहब अवाम के मसाइल हल करने की बजाय IMF के रास्ते हमवार करते रहेंगे, इस मुल्क में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। बिल्कुल इसके ठीक। बारे में कोई भाव नहीं होना चाहिए। वो उनके ही नुमाइंदे हैं, उनका ही काम कर रहे हैं, तो अवाम नाज का काम कहां से होगा? क्यों हम गैर आपसे इख्तलाफ करने की इजाजत दीजिएगा। इस मुल्क में जितने इकोनॉमिक जी, जी, रिफॉर्म्स प्लीज, आए प्लीज। हैं वो आए ही IMF के प्रेशर पे। ये सही अगर बात है। हमारे पे होता तो वक्त खत्म हो गया जी, वक्त खत्म हो गया। मैं पिछले दिनों सिंध तो गया, हम किस हाल को पहुंचे हुए हैं ये भी देख लें फिर। वक्त खत्म हो गया। पिछले दिनों सिंध के दही इलाके में इससे भी गए, बुरा हाल होना। लाड़काना गए, मोहनजोदड़ो गए, और आप व्यूज आप यकीन करें, मोहनजोदड़ो पे करोड़ों रुपया सिंध गवर्नमेंट ने लगा दिया। टैक्स पेयर्स की अमाउंट थी, वो जो उन्होंने मनाया, चरागा मनाया, फेस्टिवल मनाया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और सिंध के जो स्कूल्स हैं, जो इनकम टैक्स की अमाउंट जहां पे जाके उनका स्टैंडर्ड अप होना चाहिए था, उनकी पोजीशन ये थी कि मैथ्स का टीचर अंग्रेजी भी पढ़ा रहा था और सैनिटरी वर्कर स्वीपर जो है वो वहां पे उर्दू और फारसी का उस्ताद भी लगा हुआ था। तो ये वो माहौल है जिसके अंदर हुकूमतें मांगती हैं पाकिस्तान के लोगों से टैक्स किस तरह रिस्पेक्ट की जाएगी टैक्स नेटवर्क की, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अवाम से नहीं, हुकूमत से पूछना चाहिए जिनके हाथ भरे हुए करप्शन और टैक्स माफियों के अंदर। कल तक के लिए इजाजत।